अब हमारा जो टॉपिक है आज का है वो यूनिट नंबर 5 लेबर लॉ का आखिरी यूनिट। ठीक है, एक और टॉपिक है वो अपन कल कवर कर लेंगे, दैट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। पहले ये अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको हमेशा पूछेगा इस टॉपिक से, इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे और एक ही क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। वो है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स कैसे होती है या डिसिप्लिनरी इंक्वायरी के स्टेप्स क्या होते हैं। और एक दूसरा इसमें पूछ सकता है कि ये जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होती है एम्प्लॉयज के मिसकंडक्ट के बाद, तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यानी क्या कि भाई आप जब इंक्वायरी कर रहे हैं तो आप, ठीक है, एकदम से आरोप ना लगाएं, सब पर्सपेक्टिव एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से सोचें, सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को कंसिडर करें। एम्प्लॉय क्या कहना चाह रहा है वो अपने, ठीक है, सेव अपने एविडेंस में या अपने उसके अगेंस्ट जो एलिगेशन लगा है उसके फेवर में, उसके अगेंस्ट में वो क्या कहना चाह रहा है, तो वो सारी चीज़ों को सुनना चाहिए। उसके बाद कोई कंक्लूजन आना चाहिए। अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा नेचुरल जस्टिस के बारे में भी। तो अगर आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन द प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, या फिर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है एक्सप्लेन हाउ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज कंडक्टेड इन एन इंडस्ट्री। तो डायरेक्ट ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं और इसका जो आंसर मैंने तैयार करके रखा हुआ है एग्जैक्टली ये यहाँ से आपका आंसर ही शुरू हो रहा है। यहाँ से आपका आंसर ही शुरू हो रहा है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला क्या लिखा है देखिए, इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा आंसर बढ़ाने के लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। मेन तो आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, बट ठीक है, यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा माल मसाला चाहिए रहता है तो अपन दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आई होप ये विजिबल होगा आपको। अ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी, ठीक है, इसको अगर आपको करना है, डिसिप्लिनरी इंक्वायरी किसके लिए, किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज के अगेंस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉय ने क्या किया होगा, कुछ तो भी मिसकंडक्ट किया होगा। जो मिसकंडक्ट के बारे में अच्छा खासा स्टैंडिंग ऑर्डर्स में भी दिया हुआ रहता है कि क्या क्या एक्टिविटीज को मिसकंडक्ट माना जाएगा। तो मिसकंडक्ट अपना अभी टॉपिक मिसकंडक्ट नहीं है कि व्हाट इज मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट मिस्टेक्स या जो भी, ठीक है, वॉयलेंट बिहेवियर भी हो सकता है मिसकंडक्ट। तो किसी एम्प्लॉय ने अगर मिसकंडक्ट किया तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी इंक्वायरी आप जब करेंगे तो बोला गया है इट शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। देखिए यहीं पे नेचुरल जस्टिस का इंपॉर्टेंस दिखा दिया गया है लाइन नंबर 1 में ही, कि जब आप डिसिप्लिनरी एक्शन कर इंक्वायरी कर रहे हैं तो इट शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वेन एवर एन एम्प्लॉय कमिट्स एनी मिसकंडक्ट इन ऑर्डर टू डिसाइड द फेट ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वेदर आप उनको निकाल देंगे या जो भी आप, ठीक है, पनिशमेंट उनको देंगे। नो स्पेसिफिक क्लॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया देखिए यहाँ पे कि क्या, यहाँ पे नो स्पेसिफिक क्लॉजेज प्रोवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसीजर ऑफ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी। कोई प्रोविजंस नहीं बना के दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी प्रोविजंस कि भी आपने ये फॉलो करना चाहिए, ये एक्टिविटीज आपने फॉलो करनी चाहिए, ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं बना के दिया हुआ है। नो स्पेसिफिक क्लॉजेज आर प्रोवाइडेड with respect to the procedure of disciplinary inquiry except the industrial employment, that is standing order rules थोड़ा सा बता के दिया हुआ है, that provide list of acts and omission considered as misconduct, है ना। तो वहां पे भी अगर आप देखेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर में तो उन्होंने क्या बताया मालूम है कि क्या क्या एक्टिविटीज मिसकंडक्ट होगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आप इंक्वायरी कैसे करेंगे, प्रोसीजर्स क्या फॉलो करेंगे, नहीं बताया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे क्या लिखा हुआ है देखो, इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट इज एप्लीकेबल। अच्छा, ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है ये भी अपन ने देखा हुआ है, ये वो इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट में एप्लीकेबल है जहां पे 100 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। फिर वो इंडस्ट्रीज का क्या होगा, वो इंडस्ट्रीज का क्या होगा,
ठीक है, जहां पे 100 से नीचे कम एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किसके डिस्क्रिप्शन में, वो है स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन में, while the rest are on the discretion of state government. The establishment that are not covered by standing orders, तो उनके लिए अलग से सर्विस रूल्स बना दिए गए, ठीक है। लेकिन अब देखिए होता यही है, जब प्रोविजंस नहीं हो, प्रोविजंस नहीं हो एक्ट में कि भाई ठीक है क्या रूल्स फॉलो करना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, ये सब के बारे में अगर एक्ट में, लॉ में अगर नहीं दिया रहा, तो क्या करता है जो कोर्ट होता है ना, कोर्ट कई बार आपको प्रिंसिपल्स बता देता है कि भैया अगर कोई मिसकंडक्ट है और उसकी आपको इंक्वायरी करनी है, तो कोर्ट आपको एक गाइडेंस दे देता है। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा है, कोर्ट्स ने क्या किया, कोर्ट हैव लेड डाउन वेरियस प्रिंसिपल्स दैट इंडिकेट द करेक्ट प्रोसीजर टू बी फॉलोड एंड बेसिक फॉर्मेलिटीज टू बी ऑब्जर्व्ड बाय द एम्प्लॉयर इन केस, ठीक है। तो मिसकंडक्ट हुआ तो कोर्ट ने थोड़ी मदद कर दी है, उन्होंने आपको कुछ प्रिंसिपल्स बता दिए, ठीक है, उन्होंने कुछ करेक्ट प्रोसीजर्स बता दिए कि भाई अगर आपको मिसकंडक्ट हुआ है और अगर आपको डिसिप्लिनरी इंक्वायरी करनी है, तो ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। तो अपन वही जो जजमेंट्स कोर्ट ने दिया हुआ है, उसी बेसिस पे हमने प्रोसीजर को एक ड्रॉ कर लिया कि ऐसे ऐसे प्रोसीजर होनी चाहिए। तो ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप यहाँ तक तो समझा होगा आपको, कोई ज़्यादा इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब ये बहुत ईजी है, स्टेप्स 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 हैं, स्टेप्स की नंबरिंग मत करिएगा, बस आप लिख दीजिएगा कि पहले क्या होता है, दूसरा क्या होता है, आखिरी में क्या होता है। तो देखिए प्रोसीजर फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन, सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरह से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया जाता है, आरोप या चार्जशीट, चार्जशीट में रहता है कि उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट क्या क्या एक्विजिशन लगाए गए हैं और क्या क्या मिसकंडक्ट उसने किया है जिसके बेसिस पे इंक्वायरी होगी। वो बनाने के पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लीजिए, इसको फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी भी बोला जा सकता है ना। तो ये सबसे पहला आ गया है ना अपना। अब मेन आंसर यहाँ से शुरू हो गया कि भाई प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लीजिए। अच्छा, अगर हो सकता है तो ये केस के नाम याद रख लीजिएगा, अगर हो सकता है याद रहता है तो, ठीक है, काफ़ी अच्छा आंसर बन जाता है उसकी वजह से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए लायक हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन लैंडमार्क जजमेंट, ठीक है, ये वाला केस स्टडी अगर आपको ध्यान में रह गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लैंडमार्क जजमेंट ऑफ अमूल्य रतन मुखर्जी वर्सेस ईस्टर्न रेलवे, ठीक है, इन्होंने क्या कहा था। तो देखो इन्होंने सबसे पहले ये पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा, ये 3 पॉइंट, ये केस स्टडी के बेसिस पे, इस केस के बेसिस पे। तो इन्होंने क्या बोला था, बिफोर मेकिंग अ चार्ज, सिंपल चार्ज यानी चार्जशीट में एलिगेशन लगाने के पहले जो भी अथॉरिटीज है, दी अथॉरिटीज आर एंटाइटल्ड टू हैव अ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जिसको बोला गया है फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी, जो मैंने बोला था इसको फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी भी बोलते हैं। व्हेन दे रिसीव अ कंप्लेंट फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फॉर्मल इंक्वायरी, इसको फॉर्मल इंक्वायरी नहीं बोल रहे एट ऑल, एंड इन, ठीक है, एंड इन सच इंक्वायरी नो रूल्स आर ऑब्जर्व्ड, यानी यहाँ पे कोई प्रोसीजर है सर, यहाँ पे कोई रूल फॉलो करेंगे क्या हम, नहीं, ये सिर्फ एक तरह से आप फैक्ट्स, ठीक है, इनफॉर्मली पता कर रहे हो, इनफॉर्मली सच्चाई का पता लगा रहे हो, फैक्ट्स निकाल रहे हो। इससे पहले आप एम्प्लॉय को चार्जशीट इशू कर दें, तो उसके पहले चार्जशीट में तो आप एक्विजिशन लगाएंगे, आरोप लगाएंगे, तो उसके पहले देयर कैन बी एक्स पार्टे एग्जामिनेशन। एक्स पार्टे एग्जामिनेशन का मतलब हो रहा है एक तरफा, किसी एक तरफा। अब जैसे एम्प्लॉय को बोला कि भाई तेरे एम्प्लॉयर ने क्या किया है, तेरे एम्प्लॉयर ने कंप्लेन किया है कि, या तुम्हारे मैनेजर ने कंप्लेन किया है कि आपने ये मिसकंडक्ट किया है, तो थोड़ा आके बता दीजिए आपका भी पॉइंट, पर वो नहीं आ रहा है। तो जो मैनेजर ने या जो एम्प्लॉयर ने हमको कंप्लेन किया, हम उसी के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, तो एक्स पार्टे।
ठीक है, देयर कैन बी एक्स पार्टी इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन, एक्स पार्टी रिपोर्ट, एक्स पार्टी यानी एक ही पार्टी की सुन के। ऑल दिस इज टू अनेबल द अथॉरिटी टू अप्रेज देमसेल्फ ऑफ द रियल फैक्ट्स एंड डिसाइड वेदर द एम्प्लॉय शुड बी चार्ज शीटेड। मैंने जो बोला था कि आप ये सारी चीजें इसलिए कर रहे हो कि एम्प्लॉय को चार्जशीट इशू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सिंपल सिंपल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा आज का टॉपिक। देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, बट द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी स्टार्ट्स फ्रॉम द चार्जशीट। अच्छा सर, ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आ जाती बार बार, ये टर्म जनरली गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए होता है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए तो फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो तो आपको फॉलो करना ही पड़ता है। तो उस समय इसलिए वो बोल रहा है बट द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। अब जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं है, यानी जो बाकी इंडस्ट्रीज है, जो पब्लिक अंडरटेकिंग नहीं है, तो वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं कराएंगे ना। तो उनके लिए वो कह रहे हैं कि पहले ना आप क्या करें, आप ये सारी चीज़ें कर लें चार्जशीट इशू करने के पहले। और वो ये भी समझा रहे हैं बट द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी स्टार्ट्स फ्रॉम द चार्जशीट। डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरी होती है वो चार्जशीट से स्टार्ट होती है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। द चार्जशीट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड मस्ट सेट आउट ऑल द नेसेसरी पर्टिकुलर। स्पेसिफिक होना चाहिए। अच्छा, चार्जशीट में अपन आगे पढ़ने वाले हैं। चार्ज, ये देखिए चार्जशीट आ गया आपका ये नीचे, ठीक है। इसमें आपको पनिशमेंट घोषित नहीं करना है कि भैया ये आपने मिसकंडक्ट किया इसलिए आपको सस्पेंड कर दिया। अरे चार्जशीट में आप कैसे आप डिक्लेयर कर दे रहे कि ये मिसकंडक्ट किया इसलिए आपको ये पनिशमेंट दिया, यानी आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि उसने मिसकंडक्ट किया और आपने उसको सस्पेंड कर दिया। तो चार्जशीट में आपको कई बार चार्जशीट जब आप फ्रेम करते हैं तो स्पेसिफिक होने का मतलब वो है कि ठीक है, आपको जो कंफर्म मिसकंडक्ट है वही उसमें मेंशन करें। आपको लगता है उसने किया होगा वो वाले मिसकंडक्ट नहीं आने चाहिए, है ना। तो वो बोला गया कि भाई ट्राई टू बी स्पेसिफिक कि उसने क्या मिसकंडक्ट किया है वो बताओ। इट इज नो एक्सक्यूज टू से दैट delinquent who had knowledge of previous proceeding should be taken to have known all about the charge sheet। एम्प्लॉय को पूरा पता रहना चाहिए कि उसने क्या क्या गड़बड़ी करी है और किस किस बेसिस पे आरोप क्या क्या लगाया है और उसको क्या क्या फैक्ट फाइंडिंग करा जाएगा और उसके बेसिस पे उसको फिर डिसाइड किया जाएगा कि दैट उसने गड़बड़ करी है तो पनिशमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो वो लिखा हुआ है। सो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी मे बी टर्म्ड एज अ फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अपने को घुमा फिरा के फिर से लिखना है तो अपन बता देंगे भैया इसी को फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी भी बोला जाता है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी देख लेते हैं। सिंपल सिंपल ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं, ठीक है। टू अराइव एट कंक्लूजन वेदर प्राइमा फेसिया यानी जो एट प्रेजेंट जो हमारे आंखों के सामने एविडेंस दिख रहा है उस बेसिस पे हम कंक्लूजन ये कह सकते हैं, लेकिन हमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। तो प्राइमा फेसिया केस एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये बताया जा सके कि प्राइमा फेसिया यानी ऑन फेस ऑफ इट ये सामने दिख रहा है, उसके बेसिस में चार्जशीट बनानी चाहिए, लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, वो सारी चीजें देखी जा रही। तो ऑब्जेक्टिव इज टू अराइव एट कंक्लूजन वेदर अ प्राइमा फेसिया केस एग्जिस्ट, क्या केस एग्जिस्ट है, ठीक है, फॉर टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट अ worker or workman concerned. In the preliminary inquiry, if the management is satisfied that an act of misconduct has been committed which would necessitate taking some disciplinary action against the employee concerned, उसके बाद चार्जशीट बनाया जाएगा। तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में ये देखा जाता है कि भाई इसको ठीक है आगे बढ़ाया जाए, चार्जशीट बनाया जाए, क्या सच में कोई रियल केस हुआ है, क्या सच में कोई मिसकंडक्ट हुआ है, और हुआ है तो फिर चार्जशीट बनाएंगे। लेकिन अगेन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में ठीक है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कुछ नहीं होती। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बोले तो समझ जाइएगा दैट इज फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट है सर? राहुल पाटिल सर, के सर? क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक, चलिए
ये आया आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। इसमें अपन क्या करेंगे, घुमाएंगे, यूनिवर्सिटी को खुश करेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये टॉपिक मैंने यूनिवर्सिटी के हिसाब से बनाया, उनको अपन हैप्पी करेंगे। आंसर घुमा घुमा के, इसको बोलते हैं लपेट लपेट के आंसर लिखेंगे। ठीक है, आपको जल्दी समझ जाएगा टॉपिक, कोई डिफिकल्ट नहीं है। व्हाट इज चार्जशीट? चार्जशीट क्या होता है? चार्जशीट इज नॉट एन एक्विजिशन मेड और इंफॉर्मेशन गिवन इन एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट पे एक्विजिशन नहीं किया है, बट एन एक्विजिशन मेड अगेंस्ट अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वॉयलेशन। स्पेसिफिक, तूने ये गलती करी है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, इट इज एन एक्विजिशन मेड अगेंस्ट अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय हिम। है ना, आप उसको स्पेसिफिकली बता रहे हो, स्पेसिफिकली, कि भाई तुमने ये गड़बड़ करी है, ये मिसकंडक्ट तुमने किया है, ये मिसकंडक्ट। ठीक है, इसके अगेंस्ट हम इंक्वायरी करेंगे। ठीक है, इसमें अगर आपको कुछ, इस चार्जशीट के बाद अगर आपको कुछ अपने, है ना, इंक्वायरी के पहले अगर आपको खुद अपना कुछ पॉइंट पुटअप करना है, तो आप वो अपना पॉइंट पुटअप कर दो, मौका दिया जा रहा है। द एम्प्लॉयर कैन नॉट जस्टिफाई हिज एक्शन, यहाँ पे एम्प्लॉयर जस्टिफाई नहीं कर सकता हिज एक्शन ऑन द ग्राउंड्स अदर देन दोज कंटेन इन द चार्जशीट। चार्जशीट में जो आपने मिसकंडक्ट पॉइंट्स लिखे हैं, बस उसी पे इंक्वायरी होगी, उसके अलावा और कोई चीज आप नहीं ला सकते। है ना, चार्जशीट में क्या क्या कंटेंट होते हैं, तो देखिए मैंने सिंपल सिंपल बना के रखा हुआ है आंसर। चार्जशीट में क्या क्या होता है? डिटेल पर्टिकुलर्स ऑफ मिसकंडक्ट, आपने क्या मिसकंडक्ट किया एम्प्लॉय ने, उसके अगेंस्ट आपने क्या क्या चार्जेस पुटअप किए अगेंस्ट द वर्कमैन, और क्या क्या रेलिवेंट क्लॉजेस ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स अंडर विच वर्कमैन इज लायबल टू बी पनिश्ड, वो आपने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, चार्जशीट इज नॉट अ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, चार्जशीट इज नॉट अ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, उसको एविडेंस नहीं मान सकते। चार्जशीट हाउएवर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। ठीक है, इसको आप एविडेंस तो मान ही नहीं सकते। द पर्सन साइनिंग द चार्जशीट इज नॉट अ अक्यूजर, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो पर्सन चार्जशीट साइन कर रहा है वो एक्यूजर नहीं है। ही डज नॉट मेक हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट सेट आउट इन द चार्जशीट। चार्जशीट में हो सकता है, ये तो चार्जशीट है ना, इसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमको पता चलेगा। अब इन्वेस्टिगेट करने के बाद दो चीज हो सकती है, चार्जशीट में जो था वो फैक्ट्स था, यानी एम्प्लॉय ने मिसकंडक्ट किया था, या ठीक है वो था फॉल्स, यानी एम्प्लॉय ने मिसकंडक्ट नहीं किया था। कुछ भी हो सकता है। विक्टिमाइजेशन के लिए भी अपन कभी कई बार एम्प्लॉय को फंसाते भी हैं एम्प्लॉयर्स, तो इसलिए इसको चार्जशीट को एविडेंस नहीं मानेंगे। चार्जशीट कैन नेवर बी ट्रीटेड एज एन एविडेंस। ठीक है, तो वो लिखा हुआ है। नाउ इफ मिसकंडक्ट नॉट मेंशन ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर, है ना, उसने ऐसा कुछ मिसकंडक्ट किया है जो स्टैंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? देयर मे हाउएवर बी अ सिचुएशन वेयर एन एम्प्लॉय मे कमिट एन एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट, लेकिन वो मिसकंडक्ट की लिस्ट में नहीं है, जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसकी लिस्ट में नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस गड़बड़ गड़ मिसकंडक्ट तो किया है ना, तो यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉयर इज एट लिबर्टी to take disciplinary action for the sake of discipline and proper order in his organization, ले सकता है। ठीक है, बट द क्वेश्चन हैज टू बी डेल्ट इन अ रीजनेबल मैनर एंड इन अकॉर्डेंस विद कॉमन सेंस। ठीक है, लेकिन जनरली स्टैंडिंग ऑर्डर में बहुत सारी लिस्ट दी जाती है कि क्या क्या मिसकंडक्ट माना जाएगा, लेकिन स्टिल अगर कुछ पॉइंट छूट गए तो एम्प्लॉयर ऐसा नहीं है कि भैया ये तो मिसकंडक्ट में है नहीं स्टैंडिंग ऑर्डर के, तो मैं इसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन कैसे लूँ? ले सकते हैं, ले सकते हैं। दूसरे बात, साइन बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये तो ऐसी, अब मैंने बताया ना ये सब आंसर बढ़ाने के लिए मैंने सब किया हुआ है। द चार्जशीट मस्ट बी साइन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यूजुअली सच कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज अ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हु इज ऑल्सो ऑथराइज टू इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है चार्जशीट में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्या क्या डिटेल्स आनी चाहिए। तो नेम ऑफ अ पर्सन चार्ज, है ना, वी कौन है, तो भाई ये है फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय का नाम है दीप्तांशु। ठीक है, उसका कोई एम्प्लॉय नंबर होगा तो वो, ठीक है, उसके एड्रेस,
डेट एंड टाइम एंड प्लेस ऑफ ऑकरेंस कब किया गया था, है ना, कि भाई 2020 में किया गया था, तो उस तरह से उसको डेट एंड प्लेस ऑफ ऑकरेंस, ठीक है, कि फैक्ट्री में किया था उसने मिसकंडक्ट, वायलेंट बिहेवियर, ठीक है, आग लगा दिया था गुड्स को फैक्ट्री के प्रीमाइसेस में, वो सब पूरा देना पड़ेगा। नरेशन ऑफ मिसकंडक्ट एलिज, ठीक है, रेलिवेंट क्लॉज एंड स्पेसिफिक एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर, अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड सेटलमेंट, कॉलिंग फॉर एन एक्सप्लेनेशन विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, आप एम्प्लॉय को कॉल करोगे, उससे पूछोगे, इफ द चार्जेस रेस्ट ऑन रिटर्न रिपोर्ट, कॉपी ऑफ दैट रिपोर्ट टू बी इनक्लोज्ड। इसके अलावा चार्जशीट कैसे सर्व करेंगे, है ना, क्योंकि क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एम्प्लॉय को क्या करना है, वो नोटिस की तरह चार्जशीट सर्व करना है, देना है। अब कुछ एम्प्लॉय क्या करते हैं, अच्छे से उसको रिसीव कर लेते हैं, कुछ एम्प्लॉय बोलते हैं हमको चाहिए ही नहीं, हम लेंगे ही नहीं चार्जशीट। द चार्जशीट इज यूजुअली सर्व्ड टू अ डेलिक्वेंट इन एन ऑफिस टाइम, ऑफिस टाइम में करना है, इन अ प्रेजेंस ऑफ विटनेस। इफ ही रिफ्यूज टू रिसीव द सेम, इट मे बी एग्जिबिटेड इन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। या तो उसको अच्छे से विटनेस के सामने दे दो, नहीं ले रहा है तो नोटिस बोर्ड में छपा दो। एक और ऑल्टरनेटिव है, सेंड द चार्जशीट बाय अ रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू टू द नोन पोस्टल एड्रेस इफ इट स्टिल रिमेन्स अनसर्व्ड, ठीक है, इसके बाद भी अगर अनसर्व्ड रहता है, वो हो सकता है ना घर में रजिस्टर्ड पोस्ट आया तो है पर वो रिसीव नहीं कर रहा है या घर को ताला लगा के चला गया है, तो फिर क्या करेंगे, 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देंगे, एक इंग्लिश और एक वर्नाक्यूलर। वर्नाक्यूलर यानी लोकल लैंग्वेज जो रहती है स्टेट की, तो इंग्लिश और वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में, ये लोकल लैंग्वेज यहाँ लिखा हुआ है, उसमें आप पुटअप कर देंगे। वेर अ वर्कर रिफ्यूजेस टू रिसीव अ चार्ज शीट, द सेम कुड बी ट्रीटेड एज अ मिसकंडक्ट। इवन अगर वर्कर उसको नहीं ले रहा है चार्ज शीट को, तो उसको भी मिसकंडक्ट मान सकते हैं, और फिर उसके बाद आप उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोसीडिंग यानी इंक्वायरी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया भाई। तो ये सारी चीज़ें मैंने जानबूझ के इतना क्यों, ये यहाँ से सर आपने इतना लंबा चौड़ा लिया है, ये यहाँ से लेके आपने एक पेज पूरा खाया है, तो ये आंसर थोड़ा सा बढ़ाया है और कुछ नहीं, ठीक है। सिंपल सिंपल है, रीड कर लीजिए, लर्न करने की जरूरत भी नहीं आपको, सिर्फ हेडिंग्स लर्न कर लीजिएगा, ये वाले हेडिंग्स लर्न कर लीजिएगा, अंदर आपको क्या लिखना है आपको खुद ब खुद समझ जाएगा, ये हेडिंग्स थोड़े से पढ़ लीजिएगा, बाकी अंदर फिर आपको खुद ब खुद आइडिया आ जाएगा कि हमको क्या क्या पुटअप करना है पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। फिर होती है इंक्वायरी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट, यही तो इंक्वायरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। इंक्वायरी ऑफिसर शुड बी प्रॉपरली एंड ड्यूली ऑथराइज्ड, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होनी चाहिए डोमेस्टिक इंक्वायरी के लिए, है ना। अब डोमेस्टिक इंक्वायरी और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, ये दोनों वर्ड में डिफरेंस मेजर यही है कि डोमेस्टिक इंक्वायरी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए किया जाता है, और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय मैंने इंक्वायरी मैंने आपको बता दिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए किया जाता है। तो समवट आंसर मोर और लेस दोनों सेम ही है, तो डरिएगा नहीं। So inquiry officer should be properly and duly authorized by the competent authority to hold domestic inquiry into the charges alleged against an employee. Any person, even an outsider, may be appointed as an inquiry officer, provided rules और standing orders जो है उसमें मेंशन रहना चाहिए। अब इंक्वायरी ऑफिसर की ऑब्लिगेशन क्या है, ठीक है, उसकी ऑब्लिगेशन ये है कि इंक्वायरी प्रॉपरली एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी, कि वो इंक्वायरी कैसे करेगा जो चार्जशीट में दिया हुआ है, एंड चार्जशीट अगेंस्ट द कंसर्न वर्कमैन, ठीक है। तो वो सब एम्प्लॉय का काम है। अब देखो ये यहाँ पे मैंने फिर से फेंकना स्टार्ट कर दिया। अब रोल ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर क्या है, इंक्वायरी ऑफिसर क्या है, इसको ऐसा बोला गया एजेंट ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। इसका काम क्या है, फैक्ट फाइंडिंग काम है। ही इज मोर और लेस लाइक अ जज, है तो फेंकने के लिए, मोर लाइक अ जज, मे बी कॉल्ड एज अ कॉसी जुडिशियल ट्रिब्यूनल, इज एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट, ठीक है, इंक्वायरी कैसे, इम्पार्शल, अनबायस्ड, फेयर वे, विथ ओपन माइंडेड,
ओपन माइंड, मैंने आंसर बढ़ाया और कुछ नहीं. ही शुड नॉट टेक द रोल ऑफ प्रिसीडिंग प्रेजेंटिंग ऑफिसर और डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव. He need not follow rules and procedures of court, apply provisions of Evidence Act और any other law. सर ये सारी चीज़ें क्यों नहीं लगाना? क्योंकि भाई अभी तो मैंने बताया कोई प्रोविजन सही नहीं ना, कोई प्रोविजन सही नहीं. किस प्रिंसिपल में इंक्वायरी करना है? नेचुरल जस्टिस. तो लॉ में कोई प्रोविजन सही नहीं. प्रोविजंस होता तो वो बोलता कि एविडेंस एक्ट को फॉलो करना है, ये वाले एक्ट को फॉलो करना नहीं है, तो उसको ये बोला है ही नीड नॉट फॉलो रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ कोर्ट एंड अप्लाई द प्रोविजंस ऑफ एविडेंस एक्ट और एनी अदर लॉ. इफ द delinquent employee objects to the inquiry officer conducting the inquiry on the ground that the inquiry officer, ठीक है, हैज अ प्रिजुडाइज और बायस अगेंस्ट हिम, अगर ऐसा आरोप लगा देता है एम्प्लॉई इंक्वायरी ऑफिसर पे, तो फिर वो जाएगा सीधा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास और वो मैटर को देखेंगे. आगे बढ़ते हैं. फिर आता है इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंट कर लिया, अब आता है नेक्स्ट, भाई एम्प्लॉय से एक्सप्लेनेशन मांगेंगे कि भैया तुम भी अपना कुछ एक्सप्लेनेशन दे दो, अपनी सफाई में कुछ कह दो. आफ्टर द चार्जशीट हैज बीन सर्व्ड ऑन द अक्यूज्ड वर्कमैन, ठीक है, उसको एक्सप्लेनेशन या रिप्लाई देना है. ये देखो यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेनेशन कम रिप्लाई. ठीक है, एडमिटिंग द चार्जेस एंड प्लीडिंग फॉर मर्सी, या तो अपने आरोप एडमिट कर लो, हाँ मेरे से गलती हो गई मुझे माफ कर दो, या डिनाई, जो भी आरोप लगा है भैया मेरे अगेंस्ट गलत लगा है, मैंने ऐसा कोई मिसकंडक्ट नहीं किया है, ये बता दो. या रिक्वेस्टिंग फॉर मोर टाइम टू सबमिट एक्सप्लेनेशन, या मुझे और समय चाहिए, है ना, मैं लॉयर वॉयर को अपॉइंट करूंगा या जो भी है, उसके बाद मैं आंसर दूंगा. फिर नोटिस ऑफ इंक्वायरी देना पड़ता है. ये सिंपल है, मेरे ख्याल से बहुत डिफिकल्ट नहीं हो रहा होगा, आप लोग को समझ रहा होगा. फिर नोटिस देना पड़ता है ऑन रिसिप्ट ऑफ चार्जशीट. एम्प्लॉय को क्या करना पड़ता है? अपना रिप्लाई देना पड़ता है. ठीक है, अब यहाँ पे अच्छी चीज आ गई देखिए. ठीक है, अगर अथॉरिटी को ये लगता है भाई ये अनसेटिस्फैक्ट्री, इसने तो गड़बड़ किया है, तो ही मे गेट अ शो कॉज नोटिस फ्रॉम द अथॉरिटी. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी आ गया, जैसे मैंने बोला था कुछ कुछ जगहों पे केस स्टडी आ जाएंगे. यहाँ पे देखिए आया, दिस प्रोसीजर इज अप्लाइड इन केस ऑफ एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड एंड देयर वर्कमैन एंड अदर. ठीक है, क्या बोला गया? वर्कमैन, यहाँ से workman should be given due intimation of the date on which the inquiry is to be held so that he has an opportunity to prepare his defense at the inquiry. तो नोटिस ऑफ इंक्वायरी इसको दे दिया जाए पहले से कि भाई अभी ये तारीख को, ये डेट को इंक्वायरी होगी, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होगा, तेरे पास जो भी समय है, तेरे को जो भी जस्टिफिकेशन तैयार करना है वो जस्टिफिकेशन तू तैयार कर ले. तो ये सब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ही चल रहा है. ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ रेलिवेंट मटेरियल. मैनेजमेंट may ask for any document in a proof of charge. So according to the principle of natural justice, such copies of those documents should be supplied to the delinquent employee. है ना, जो भी आपने एम्प्लॉय के ऊपर आरोप लगाया है, तो मैनेजमेंट में आस्क फॉर एनी डॉक्यूमेंट इन अ प्रूफ ऑफ चार्ज. ठीक है, वो डॉक्यूमेंट एज अ नेचुरल जस्टिस आपको वो एम्प्लॉय को भी सबमिट करना है. वर्कमैन हु इज आंसर टू चार्ज must not only know the acquisition but also the testimony by which the acquisition is supported as an enumerated case in Meanglass Tea Estate versus Workman. यानी उसके अगेंस्ट किसी ने टेस्टिमनी भी दिया हुआ है, तो वो भी उसको पता रहना चाहिए कि कौन मेरे अगेंस्ट क्या टेस्टिमनी दे रहा है ना. तो एक्विजिशन तो पता चलेगा ही पता चलेगा. ठीक है, एक्विजिशन के अलावा, ठीक है, उसके अगेंस्ट किस किस ने क्या क्या बोला है वो भी उसको पता चले. तो ये सब नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल चलते जा रहे हैं. ठीक है, और विटनेसेस को एग्जामिन, वही विटनेसेस को आप एग्जामिन भी कर ले, है ना. यहाँ पे भी केस स्टडी आएगा एक. ठीक है, केस स्टडी, ये सब नाम लिख लीजिएगा अगर होता हो तो. देयर इज नो प्रोविजन ऑफ लॉ अंडर विच इंक्वायरी ऑफिसर होल्डिंग डोमेस्टिक इंक्वायरी कैन कंपेल. देखिए यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिए, डोमेस्टिक इंक्वायरीज बोल रहा है. डिपार्टमेंटल में तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगर हो रही है तो कंपलसरी आपको बुलाया जा सकता है विटनेस के लिए. लेकिन डोमेस्टिक इंक्वायरी कैन, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कैन कंपेल द अटेंडेंस ऑफ विटनेस एज अंडर द सिविल प्रोसीजर और क्रिमिनल प्रोसीजर. वो नहीं बुला सकता, कोई भी प्रोविजन ही नहीं.
ठीक है। फर्दर सम जनरल रूल्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ठीक है, वो आपको दिया हुआ है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड वर्सेस एससी प्रसाद। तो 2 पॉइंट याद रख लें, 2-3 पॉइंट याद रख लें। तो देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ द एलिगेशन मेंशन इन द चार्जशीट आर डिनाइड, अगर डिनाई कर दिया जाता है बाय द वर्कमैन, किसमें, डोमेस्टिक इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स में, द ओनर्स ऑफ प्रूविंग दोज एलिगेशन विल बी अपॉन द शोल्डर्स ऑफ द मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, वर्कमैन एम्प्लॉय ने तो क्या कर दिया, डिनाई कर दिया कि भैया मैंने ये सब नहीं किया है, ये मिसकंडक्ट मैंने नहीं किया है। तो वो सिंपल बोला जा रहा है कि भैया फिर तो मैनेजमेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं एम्प्लॉय ने ये मिसकंडक्ट किया है, उसके लिए उनको प्रूफ देना पड़ेगा, आरोप साबित करना पड़ेगा, सीधी भाषा में सिंपल है और कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। विटनेस कॉल्ड बाय द मैनेजमेंट मस्ट अलाउड टू बी क्रॉस एग्जामिन बाय द वर्कमैन, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कौन करेगा, विटनेस को क्रॉस एग्जामिन वो वर्कमैन करेगा। ये अच्छा साले तूने मुझे देखा, कितने बजे देखा, क्या कर रहा था तू, वहां क्या कर रहा था, तो क्रॉस एग्जामिन कर सकता है कि भैया ये झूठ बोल रहा है। पॉइंट समझ रहा होगा आपको। इसके अलावा अब ये सब कहानी नहीं है, आप देखिए केस स्टडी केसेस में ये सब कोर्ट ने बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा लिखा है वर्कमैन मस्ट बी ऑल्सो बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी to examine himself and can add any further pieces of evidence that he might choose in support of his plea. तो यहाँ पे ऐसा है कि भी आप अपना केस खुद भी लड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको अपने आप को साबित करना है कि मैं गुनहगार नहीं। उसके बाद फाइनल क्या होगा, उसके बाद होगा रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, ठीक है, वो रिपोर्ट भेज देगा, उस रिपोर्ट के बेसिस पे, ठीक है, फिर डिसाइड किया जाता है कि एम्प्लॉय को क्या पनिशमेंट एज अ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी दिया जाएगा, ठीक है। तो वो ये आखिरी के 2 पॉइंट्स हैं। वंस द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन हैव बीन हर्ड, ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ रीजन्ड इंक्वायरी रिपोर्ट विच कंटेन एवरी फाइंडिंग्स इन द इंक्वायरी एंड सबमिटेड टू द अथॉरिटी, ठीक है। ये जो इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट होती है ये एम्प्लॉय को भी दिया जाता है, ठीक है। और फिर डिसिप्लिनरी जो अथॉरिटी है वो डिसाइड करती है वेदर पनिशमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक बार सिर्फ रीड कर लीजिएगा, काम आसान हो जाएगा। फिर मैंने और आंसर बढ़ाने के लिए क्या किया है, कंक्लूजन भी पुटअप कर दिए, ठीक है। एन एक्ट ओमिशन ऑफ एन एम्प्लॉय वेदर अमाउंट्स टू मिसकंडक्ट और नॉट, ठीक है, इज टू बी गवर्न इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन लिस्ट of the industrial establishment standing order rules. Although no statute or law specifically lays down the procedure to conduct disciplinary inquiry, various judgments of industrial tribunal, however, have been laid down, है ना। तो ये जजमेंट्स, अगर आप ये जजमेंट्स के बेसिस पे ही आपको आंसर बनाना है कि ये जजमेंट के बेसिस पे ऐसा ऐसा करना पड़ता है। तो आपने देखा होगा ज़्यादा नहीं डाला मैंने, 3-4 ही डाले, ठीक है। तो वो 2 सेकेंड, कहाँ कहाँ जजमेंट्स हुए वो आप लिख लीजिए, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे, ठीक है, टाटा वाला, फिर ये एक, फिर इधर एक, तो वो सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के आंसर बढ़ाना है। फिर हमने यहाँ पे एक पढ़ा, पहला वाला, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस हो गया, आपका आंसर खत्म हो गया, ये यहाँ तक कंक्लूजन तक आते आते आपका आंसर खत्म हो गया, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका, ये जो क्वेश्चन है, राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन द प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स या एक्सप्लेन हाउ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज कंडक्टेड इन एन इंडस्ट्री, का आंसर इतना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे आपके समझाने के लिए, जैसे ये, ठीक है, सिर्फ इसको एक बार रीड मार लीजिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डोमेस्टिक इंक्वायरी और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे देखिए, डोमेस्टिक इंक्वायरी कॉमनली यूज्ड इन कनेक्शन विद इंक्वायरी अगेंस्ट द इंडस्ट्रियल या कमर्शियल वर्कर्स, ऑन द अदर एंड इंक्वायरी अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। तो वो पॉइंट्स हैं, आई होप इतना समझ रहा होगा आपको। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ डोमेस्टिक इंक्वायरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए यही तो बोला है, यहाँ से शुरू हो जाता है। अगर आपसे पूछा, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि नेचुरल जस्टिस
के बारे में आंसर बताएं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा, नेचुरल जस्टिस आएगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, तो वो आप इसको आंसर में मिक्स भी कर सकते हैं, आपसे यानी मिक्स कर सकते हैं, यानी आपसे ये दोनों क्लब करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स बताओ और साथ ही साथ नेचुरल जस्टिस भी बताओ केस लॉ के साथ। तो वहां पे मैंने केस लॉ भी दिया हुआ है, तो आप टेंशन मत लीजिए कि केस लॉ पूछेगा क्या, पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, लॉ के बच्चे हैं तो पूछ सकता है। तो देखिए प्रिंसिपल्स में क्या लिखा है, डोमेस्टिक इंक्वायरी की प्रिंसिपल तो पहला ही लिख दिया है कि भाई आपने क्या करना है, आपने नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना है। ठीक है, जो डेलिक्वेंट एम्प्लॉई है उसको, ठीक है, उसकी सुनी जाएगी। ही कैन कॉल फॉर हिज ओन एविडेंस, क्रॉस एग्जामिन एनी विटनेस कॉल्ड बाय द प्रोसिक्यूशन, वो चाहेगा तो, ठीक है, जो विटनेस है वो उनको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, खुद क्रॉस एग्जाम कर सकता है। ठीक है, वेयर रूल्स आर लेड डाउन, प्रोसीजर ऑफ सच रूल्स मस्ट बी फॉलोड, है ना। ये रूल्स जैसे अगर कोई केस स्टडी में दिए हुए कई प्रोसीजर्स दिया हुआ है कोर्ट ने या, है ना, केसेस ने, केस, तो एज पर दैट केस उसको फॉलो करना है। डिस्क्लोज टू द एम्प्लॉय कंसर्न, जो भी डॉक्यूमेंट्स ऑफ रिकॉर्ड है, ऑफर हिम अपॉर्चुनिटी टू डील विद इट, डू नॉट एग्जामिन एनी विटनेस इन एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉय, है ना, एम्प्लॉय के सामने, ठीक है, आप सारे, ठीक है, विटनेस को एग्जामिन करें। इंक्वायरी ऑफिसर इज एट लिबर्टी टू डिसअलाउ एनी एविडेंस आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन इन राइटिंग। तो ये सारे प्रिंसिपल्स डोमेस्टिक इंक्वायरी के हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सबसिस्टिंग अलाउंस बोला गया है कि अगर किसी एम्प्लॉय को आपने सस्पेंड कर दिया है, ठीक है, कि उसने मिसकंडक्ट किया, कोई एम्प्लॉय ने मिसकंडक्ट किया और उसके वजह से आपने किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड कर दिया है और बोला है जब तक इंक्वायरी नहीं होती, जब तक इंक्वायरी नहीं होती तब तक तो मैं तेरे को ऑफिस में आने नहीं दूंगा। तो भैया ठीक है, जब तक इंक्वायरी नहीं होती तब तक उसको स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत सबसिस्टेंस अलाउंस दो। ठीक है, तो अगर आपको आंसर बढ़ाना है तो वो पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद ये आ गया आपका क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, फटाफट देख लेते हैं। मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये एस्टेब्लिशमेंट्स मस्ट सेटिस्फाई द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस व्हाइल मेंटेनिंग न्यूट्रल एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्कमैन, है ना। वी उसके अगेंस्ट मिसकंडक्ट आया तो आप पहले ही डिसीजन मत ले लें कि वो मिसकंडक्ट किया है। एम्प्लॉय मस्ट बी अपरेंटली इन्फॉर्म अबाउट द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम एंड शैल बी प्रोवाइडेड विद एन अपॉर्चुनिटी, कि उसको अपनी सफाई में बोलने के लिए मौका दिया जाए। ठीक है, so can he can refute them and establish his innocence. He must be given an occasion of cross examining, वही पॉइंट आ रहा है, देखो क्रॉस एग्जामिन, मैंने जो बोला था, क्रॉस एग्जामिन द विटनेसेस इन हिज डिफेंस, एविडेंस एट एन इंक्वायरी शुड बी एड्यूस्ड इन हिज प्रेजेंस, है ना। पनिशमेंट अवॉर्डेड इफ प्रूवन गिल्टी शुड बी इन प्रपोर्शन टू द मिसकंडक्ट, यानी काम किया है बस छोटा सा, गलती किया छोटा सा, पनिशमेंट बहुत ज्यादा दे दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे केस स्टडी है, देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टी.आर. वर्मा। ठीक है, कोर्ट ने क्या कहा, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस रिक्वायर द चार्जशीटेड एम्प्लॉय शैल हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एड्यूसिंग द रिलेवेंट एविडेंस, ठीक है, एंड द एविडेंस ऑफ एम्प्लॉयर शुड बी टेकन इन हिज प्रेजेंस, उसके प्रेजेंस के सामने में सारी एविडेंस दिखाओ। ही शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनिंग द विटनेसेस, ये उसको, मतलब ये कोर्ट ने जजमेंट दिया यानी लॉ बन गया एक तरह से। ठीक है, एग्जामिन ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट एंड टू नो and that no material should be relied upon against him without giving him opportunity to explain to them, वो सारी चीजें दिया हुआ है। इसके अलावा राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे भी एक केस स्टडी आपको दिखेगा, 3 केस स्टडी है, उतना लिख दीजिएगा, 3 केस स्टडी। ठीक है, डेलिक्वेंट वर्कमैन शुड हैव अ राइट टू रिप्रेजेंट अगेंस्ट द फाइंडिंग रिकॉर्डेड इन द इंक्वायरी रिपोर्ट टू डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, कि ये जो तुम मेरे अगेंस्ट एविडेंस दिखा रहे हो ये गलत है, ऐसा। और एक ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, एक करीपैक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, एम ऑफ नेचुरल जस्टिस, यहाँ पे नेचुरल जस्टिस का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है वो बताया हुआ है बस। तो एम ऑफ नेचुरल जस्टिस इज टू सिक्योर जस्टिस और टू पुट इट नेगेटिवली टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, ये जस्टिस के नाम पे
victimization now. This rules operate only in an area not covered by any law validly made, है ना. मैंने जो से बताया नेचुरल जस्टिस की जरूरत तभी पड़ जाती है जब प्रोविजंस ना हो. और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि प्रोसीडिंग्स, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के प्रोविजंस ही मेंशन नहीं है ना, इसलिए नेचुरल जस्टिस अप्लाई करना पड़ रहा है. तो वो वही लिखा हुआ है कि जहाँ पे लॉ नहीं है वहाँ आप नेचुरल जस्टिस को अप्लाई करें. ठीक है. देयर मस्ट बी एवर प्रेजेंट टू द माइंड ऑफ मैन द फैक्ट दैट अवर लॉज प्रोसीजर्स आर ग्राउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. और सिंपल सी भाषा में हमारे जितने भी लॉज बने हुए हैं वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे ही बने हुए हैं. तो ये आपका एक पूरा आंसर तैयार हो गया. ठीक है. तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे कम आपको ये चैप्टर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. आज सिर्फ 3 ही लोग हैं आप लोग, पता नहीं बाकी कहाँ गए. मैंने तो बताया था वैसे कि आज क्लास है. ठीक है. तो यहाँ पे रुकते हैं. मैंने इसका नोट्स आपको दे दिया है. कल अपन कलेक्टिव बार्गेनिंग पढ़ लेते हैं ताकि सब आ जाए. संडे है, 10 बजे क्लास होगी एज पर डिसाइडेड टाइम. कलेक्टिव बार्गेनिंग पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट न्यू पेपर स्टार्ट कर लेते हैं. तो कल की क्लास कोई मिस मत, एटलीस्ट आप तीनों तो मिस मत करिएगा. यस सर. है ना. यहाँ पे कोई डाउट है अभी तो पूछ लीजिए मेरे से, कोई भी डाउट इसमें. ऐसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है टॉपिक. रुके फिर यहाँ पे. कल अपन 10 बजे मिलते हैं. यस सर. ओके. थैंक यू. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल. हैप्पी न्यू ईयर सर.